नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ है आपके सवालों के जवाब देने के लिए रूपी विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका बी वेल्दी पर। कैसे हैं आप? दिवाली कैसी बीती? ए- एकदम बढ़िया। दिवाली बहुत अच्छी रही और थैंक यू वेरी मच स्वाति जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। ऋषभ, सवाल की लिस्ट हमारे पास है तो सही, लेकिन एक सवाल जो हमारे पास बहुत अधिक बार आने लगे हैं और मैं आपसे आपका नजरिया जानना चाहूंगी इस पर। आजकल बहुतों के पास जब लमसम अमाउंट आता है तो वो जानना चाहते हैं कि इसको मैं निवेश करके, और उनके पास कोई ना कोई लोन चल रहा होता है, तो उनका सवाल ये होता है कि इसको निवेश करके लमसम अमाउंट को यहां से एसडब्ल्यूपी करके मैं लोन की ईएमआई चुकाऊं, या फिर मैं लोन को चुका दूं उस लमसम अमाउंट से। आपकी राय क्या होती है अगर आपके पास इस तरह के सवाल आए तो? स्वाति जी, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है और इस पे हम काफी चर्चा भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट से एसडब्ल्यूपी कर करके वो किस्ते में पैसे भरने चाहिए। हम्म। अभी देखिए, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। हम्म। जब भी कर्जा आता है, इट इज लाइक अ बर्डन, राइट। लाइफ में काफी सारे फ्यूचर्स में अनसर्टनिटी आती है, स्पेशली जो जॉब्स में कर रहे हैं या फिर बिजनेसेस में कर रहे हैं, कुछ भी हो, अनसर्टनिटीज पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ लाइफ में भी आ सकती है। तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि लमसम पैसा आता है, मान लीजिए कि बोनस थ्रू आता है, कि कुछ इनहेरिटेंस के थ्रू आता है, कि कुछ किसी ने प्रॉपर्टी बेची उससे कुछ लमसम आता है, तो पहले वो आप कर्जा चुकाने में लग जाइए। क्योंकि आपका ड्यूरेशन जितना कम होगा, राइट, उतना आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। जितना ड्यूरेशन लंबा रहता है उसमें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। सो हाँ, आई अग्री दैट के ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट में पे करना इजी हो जाता है, मगर आप क्यों ज्यादा इंटरेस्ट पे करें। मैं ये सोचता हूं, अगर आपका इंटरेस्ट बच सकता है और आप कम समय में आपके दिमाग से वो कर्जे का बोझ आप हटा सकते हो, तो वो पहले आप हटा दीजिए। सो अगर लमसम पैसा आता है तो मैं चाहूंगा कि जो भी आपका अ, अ, आपने शायद से 2-3 लोन भी लिए रहेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लोन होता है, राइट, मान लीजिए यूजुअली होम लोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, तो आप वो पहले चुका दीजिए, बाद में आप आपका इन्वेस्टमेंट का आप सोचिए। क्योंकि देखिए, आपको कहीं ना कहीं बोनस तो मिलेगा ही हम्म। फ्यूचर में, अगर आप जॉब में रहेंगे तो, राइट। सो आई फील कि लमसम पैसा से पहले बोनस चुका दो, बाद में आप शांति से यू कैन प्लान योर लाइफ, फाइनेंशियली बीइंग सिक्योर्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। हम्म। और ये भी है कि आपने लोन चुका दिया तो आपकी ईएमआई की रकम बच रही है, आप उसको निवेश भी कर सकते हैं, राइट? और एक यस, चीज आपका आपका हम्म, आपका रकम भी बचती है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी नहीं वो देना नैरो पड़ेगा। डाउन हो जा। यस, या लंबे समय तक जो इंटरेस्ट आप देते हो, वो हम्म, आपको सिर्फ कम समय के लिए ही इंटरेस्ट भरना देना पड़ेगा। पड़ेगा। और एक हमें याद है कि एक सवाल आया था जहां पर एक शख्स के पास होम लोन भी था, एक प्लॉट के लिए भी उन्होंने लोन लिया था, और एक आई थिंक कार लोन था उनके पास। प्लॉट के लोन का लोन सबसे महंगा था, उसके बाद फॉलोड बाय, आई गेस इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इट वाज द कार लोन। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट दो। और फिर एक होम लोन भी था। तो ये भी देखना होता है कि अगर आपके पास रकम लिमिटेड है और तीन चार लोन है तो सबसे एक्सपेंसिव लोन कौन सा है ये भी देखना होता है, राइट? अगर क्रेडिट कार्ड का यस, है आउटस्टैंडिंग, या फिर पर्सनल लोन है, तो आप उसको तो फट से चुका दे, उसमें तो आप दो बार सोचे भी ना। यस, यस, आई एग्री विद यू स्वाति जी। चले, अब एसडब्ल्यूपी से ही जुड़ा एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल भेजा है शंकर जी ने चेन्नई से। इनकी उम्र है 60 साल और इनकी बेटी है जिनकी उम्र है 36 साल, 36 ईयर्स। बेटी को एक रेयर डिजीज है जिसका इलाज हालांकि नहीं है, लेकिन रेगुलर हॉस्पिटल विजिट से, दवाई से और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से ये मैनेज हो जाता है। उन्हें शंकर जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो इनका प्लान ये है कि उनके लिए 1 करोड़ का निवेश करें म्यूचुअल फंड में, फिर बाद में उसकी एसडब्ल्यूपी करेंगे। बाद में कब? 2 से 3 साल के बाद। तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस ये है कि कॉर्पस भी ग्रो करता रहेगा और रेगुलर इनकम भी आती रहेगी। तो जानना चाहते हैं कि किस एएमसी के म्यूचुअल फंड्स को देखें, कितना कितनी स्कीम पोर्टफोलियो में रखें, हर स्कीम में कितना पैसा निवेश करें, और साथ ही जो एसडब्ल्यूपी की रकम है वो कितनी रखें।
परसेंटेज ऑफ विथड्रॉल क्या होगा? स्वाति जी, पहले तो मैं शंकर जी को बताना चाहूंगा कि आई ऑल्सो सफर फ्रॉम अ रेयर डिसऑर्डर, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। उनके फैमिली क्या गुजर रही है, उनकी बेटी भी क्या गुजर रही है। एंड मैं इसमें सॉरी नहीं बोलना चाहूंगा, बट ऑन द अदर हैंड मैं उनको शाबाशी और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो ये थॉट प्रोसेस रखते कि उन्हें अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है, राइट। अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री में अभी भी काफी डिसेबिलिटी को या फिर रेयर डिजीजेस को काफी एक टैबू माना जाता है, एक एक बैड वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। मगर ऑन दी अदर साइड इन्हें देखे कि ये कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ और अपनी बेटी की लाइफ फाइनेंशियली आगे लेके जाना चाह रहे हैं। सो मेरे हिसाब से देखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 60 है, राइट, ऑलरेडी एक रेयर डिसीज के होने की वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आ सकते हैं, खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, राइट। बिकॉज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये बात कर रहा हूं मैं। सो मैं चाहूंगा कि ये स्टेज पे और उनकी जो फैमिली कंडीशन को, उनकी उनकी बेटी की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि उनकी बेटी काफी यंग है, 36 है, मेरे एज के ही है, और उनके पास she will have a long life to live, probably another say 40-50 years ahead, तो काफी लंबा समय भी है। तो मैं चाहूंगा कि एक ब्यूटीफुल कैटेगरी है हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, जिसे बोलते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो कि इक्विटी में भी निवेश करते हैं और डेट में भी निवेश करते हैं। ये फंड्स की ब्यूटी ये है ना कि फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरह से फ्लेक्स करते हैं बिटवीन इक्विटी एंड डेट एंड वाइसा वर्सा। जब भी जब भी फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी मार्केट्स काफी एक्सपेंसिव हो गए, तो इक्विटी में से वो एलोकेशन ट्रिम डाउन करके डेट में निवेश करेंगे। और जब भी उन्हें लगता है कि नहीं, इक्विटी मार्केट्स चीप हो गए, कि रीजनेबल हो गए, तो वो डेट में से एलोकेशन कम करके इक्विटी में ज्यादा करेंगे। सो ये प्रोडक्ट काफी अच्छे तरह से रिस्क को भी मैनेज करता है। अभी कमिंग टू द वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि मेरे हिसाब से कि यही कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। इसमें डबल डिजिट रिटर्न्स जनरेट करने की बहुत अच्छी संभावना है, और ये SWP 2 या 3 साल के बाद स्टार्ट करने जा रहे, वो भी एक बहुत अच्छा राइट वे है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग इन्वेस्ट करके तुरंत SWP स्टार्ट करते हैं, दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस। क्योंकि आपको थोड़ा पैसा तो रखना पड़ेगा, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, अदरवाइज आपके कैपिटल हिट हो जाएगा इमीडिएटली। सो मैं चाहूंगा कि ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में आप 1 करोड़ निवेश करें, 2 या 3 साल रखें, प्रॉफिट जनरेट करें, और बाद में आप मंथ ऑन मंथ SWP आप कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए, अज्यूमिंग 10% CAGR रिटर्न्स, ये थोड़ा सा मैं एक कंजर्वेटिव साइड पे ले रहा हूँ, इससे भी ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10% अगर मैं अज्यूम करता हूँ डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में, आफ्टर 2 to 3 years वो मंथली SIP एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 1 लाख कंफर्टेबली कर सकेंगे। अगर वो 1 लाख के ऊपर करेंगे तो शायद से उनका कैपिटल लॉन्ग टर्म में हिट हो सकता है, मगर 50,000 to 1 लाख आफ्टर 3 years वो मंथ ऑन मंथ SWP कंफर्टेबली कर सकेंगे। अभी आई डोंट नो कि 50,000 to 1 लाख उन्हें, उनके लिए, कि उनकी बेटी के लिए काफी है कि नहीं, ये Sufficient मुझे होगा नहीं या नहीं? पता। यस, बट अगर 1 लाख के ऊपर अगर विड्रॉ करना है, तो फिर थोड़ा और पैसा इन्वेस्टमेंट में पंपिंग करना पड़ेगा, स्वाति जी। और क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है कि कितनी रकम की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ पर हम रैंडमली कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसा ऋषभ ने आइडिया दिया है कि एक सर्टेन अमाउंट 50,000 to 1 लाख ये उस निवेश से विथड्रॉ कर सकते हैं पर मंथ SWP के जरिए। आपने नाम नहीं बताया अभी फंड का, राइट? करेक्ट। सो मैं चाहूंगा कि 2 या 3 फंड मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में है। एक ईडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड है, दूसरा है ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, तीसरा कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, और चौथा निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। तो मेरे हिसाब से ये चारों फंड है। ईडलवाइस बैलेंस एडवांटेज थोड़ा अग्रेसिव साइड है, देन प्रोबेबली कम्स कोटक, देन कोटक और निप्पॉन को मैं एक साथ में रखना चाहूंगा, और कंजर्वेटिव साइड में ICICI है।
सो अच्छा। अग्रेसिव इज इडलवाइज, मॉडरेट आप ले सकते हो कोटक और निप्पॉन, और कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करता है आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ओके। तो आप इनमें से कितने फंड में निवेश करने की सलाह देंगे? अगर चार में से दो या तीन, या चारों में से इक्वल, चारों में इक्वल अमाउंट देखिए, डाल दें? अगर अगर उनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, कुछ हम्म। भी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो चारों फंड में इक्वल प्रपोर्शन मतलब 25 लाख रुपीज ईच हम्म। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर शायद से कुछ थोड़ा बहुत ऑलरेडी एक्सपोजर है, तो सिर्फ दो फंड में रखे, एक ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई। हम्म। बैलेंस एडवांटेज फंड। यस। ऑल राइट। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। राजन पांडे जी का, उम्र है इनकी 52 ईयर्स, दिल्ली में रहते हैं। लिखा है कि मैं एसआईपी में पिछले 6 साल, एसआईपी के जरिए 6 साल से निवेश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि अगले 6 साल तक और निवेश करूं। अभी इनके पास पीएफ में है 24 लाख, एसआईपी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 53 लैक्स। लाइबिलिटी के नाम पर इनके पास एक होम लोन है 11 लाख का, और इसे ये क्लोज करना चाहेंगे अगले 5 साल में। जानना चाहते हैं कि क्या इस निवेश से 2030 तक 2 करोड़ जोड़ सकता हूं या नहीं। एसआईपी की अमाउंट है 35,000 रुपए पर मंथ। हाँ स्वाति जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे 2 करोड़ अचीव करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 6 इयर्स। अगर प्योरली, क्योंकि उनका जो एसआईपी का वैल्यू है इज 53 लैक्स, वो करीब करीबन 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लैक्स के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे। अगर हम्म। मैं उनका फिक्स्ड इनकम जो पीएफ का भी जो पैसा है उसको भी मैं शायद से मैं जोड़ दूं, तो शायद से बहुत बहुत 1 करोड़ 30 या 1 करोड़ 40 लाख के आसपास वो इकट्ठा कर पा रहे ज्यादा। वो क्योंकि इसमें क्या रहता है यार, ये सब मैं प्री टैक्स बोल रहा हूँ, जब ये रिडीम करेंगे तो उन्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा, हम्म। राइट। सो पोस्ट टैक्स तो शायद से और कम हो जाएगा। आई मेरे हिसाब से उन्हें 35,000 जो एसआईपी कर रहे हैं वो बढ़ानी पड़ेगी टू से अराउंड 50,000 रुपीज, तो वो शायद से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। बट जो करंट एसआईपी स्ट्रक्चर है, मेरे मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है टू अचीव 2 करोड़। हम ये कह रहे हैं कि जो 53 लैक्स है और प्लस 35,000 की एसआईपी, ये अगले 6 साल में 1 सवा करोड़ के आसपास देगी उनको। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? यस। हम्म। यस। और जो उनका पैसा है पीएफ वाला 24 लाख, वो कितना हो जाएगा? क्या रकम बताई आपने ऋषभ? 24 लाख का मैंने फिलहाल कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि ये मैं चाहूंगा कि वो रिटायरमेंट तलक खींच ले, क्योंकि इसमें पैसा पूरा टैक्स फ्री हो, रिटर्न्स पूरा टैक्स फ्री हो जाता है, राइट। हम्म। इफ यू इन्वेस्ट 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर इन अ पीएफ प्रोडक्ट, हम्म। आपका आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, और आपको अंडर सेक्शन 80C भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल हम्म। जाता है अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। और अगर आप पैसा रिटायरमेंट तक पकड़ के रखते हो तो आपका पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। सो हम्म। मैं इस पे मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वो रिटायरमेंट के लिए रखे, क्योंकि बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे उन्हें। हाँ, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद, अच्छा, ये इन्होंने ये नहीं लिखा नहीं, है कि ये रिटायर ये हो रहे हैं पहले कि ही नहीं हो रहे हैं उसके बाद। अच्छा, दे। एग्जैक्टली ये या। ये राइट। गॉट यस, इट। क्योंकि 6 साल है ना। सी हम्म। ही इज 52, गॉट इट, गॉट इट, राइट। तो गॉट वो इट। 58 पे उन्हें उन्हें आई आई वुड अर्ज हिम 60 तक पैसा पकड़ के रखे, तो ही पकड़। उन्हें पूरा बेनिफिट मिलेगा। विशाल जी का सवाल लेते हैं। उम्र है 42 ईयर्स, रहते हैं सूरत में। जानना चाहते हैं कि अगर हर महीने 20,000 की SWP करनी है और हर साल उसको 2,000 से बढ़ाना है, तो म्यूचुअल फंड में कितना पैसा निवेश करना होगा? आई थिंक ये एक मुश्त रकम की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ये नहीं लिखा कितने साल तक की SWP, कुछ भी नहीं, बस इतना ही कि अगर मुझे उससे 20,000 की SWP करनी हो तो। परफेक्ट। स्वाति जी देखिए, बहुत सिंपल है। अगर 20,000 रिडीम करना है एवरी मंथ विद अ हम्म। स्टेप अप, जो 2,000 बोल रहे, तो मैं 10% टेन के परसेंट हिसाब से मैं अगर मैं स्टेप अप करता हूं एवरी ईयर, तो उन्हें करंटली 90 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम्म। तो वो करीबन 40 साल तक वो कंफर्टेबली वो SWP विद 10% स्टेप अप कर पाएंगे। हम्म। अगर अगेन ये जो 90 लाख रुपीज है वो एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसमें इमीडिएट SWP वो नहीं कर सकेंगे। अगेन मैं रेकमेंड करूंगा कि 2 या 3 साल
वो प्रोडक्ट में बने रहे। इन्वेस्ट बने रहे। और क्योंकि मैंने इसमें 10% रिटर्न्स के अनुसार मैंने किया है, तो आइदर हाइब्रिड या फिर जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स है उसमें निवेश करे, या फिर प्योर इक्विटी फंड्स में जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स है कि मल्टी कैप फंड्स है उसमें करे। अगर वो डेट में निवेश करते और डेट से एसडब्ल्यूपी करते तो 10% रिटर्न्स के अनुसार नहीं मिलेगा उन्हें, अनफॉर्चुनेटली। सो मैं चाहूंगा कि नंबर वन, 90 लाख रुपीज वो इन्वेस्टमेंट करे एज लमसम, आइदर इन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स, नंबर वन। नंबर टू, 2 या 3 साल वो पकड़ के रखे, 2 या 3 साल के बाद वो अपना एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करे, 20,000 प्लस 10% स्टेप अप। ओके, एक बेसिक यहाँ पे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हम ये 90 लाख तक पहुंचे कैसे, ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है? सो बेसिकली ये मैंने एक्सेल पे मैंने कैलकुलेट किया, एंड ये कैलकुलेटर्स काफी फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं ऑनलाइन। आप गूगल भी करोगे एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, तो जी, वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छी तरह से कैलकुलेट करके बता पाएंगे कि कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टू क्या विथड्रॉ सर्टेन मंथली। अमाउंट ओवर अ यस, पीरियड। ओके, यस, यस, ओके, यस। ऑलराइट। यहाँ पर क्या हमने हमने अभी तक नाम नहीं बताए यहाँ पर भी फंड्स के, आप इन्होंने पूछा था कि किस म्यूचुअल फंड में और किस रेशियो में। सो आइदर, क्योंकि मेरे को उनका रिस्क एपेटाइट पता नहीं कुछ है, नहीं पता, हाँ। मेरे को उनका टाइम होराइजन भी पता नहीं है, राइट, एंड आई डोंट नो इस एसेट एलोकेशन आल्सो, सो मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा टू एक्चुअली गिव द नेम्स। बट मैं कैटेगरीज बता सकता हूँ कि वो डायनेमिक, अगर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स करिए, और आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, वॉलेटिलिटी स्टमक कर सकते हैं, तो फिर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप्स में चाहिए, सिंपल। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल सुनील जी का, 40 साल उम्र है, कैलिफोर्निया में रहते हैं। अभी इनका जो करंट पोर्टफोलियो है, लमसम पोर्टफोलियो 1 करोड़ का रिसेंटली बनाया है। एसबीआई कॉन्ट्रा में 30 लाख, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में 20 लाख, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स में 10 लाख, और बाकी तीनों फिर एचडीएफसी के हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग में 10 लाख, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 20 लाख और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10 लाख। और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं की है, और इसी निवेश को 2030 तक ये होल्ड करेंगे। गोल क्या है इनके? ये एसडब्ल्यूपी एक्सपेक्ट करते हैं 1 लाख पर मंथ की। लेट मी नो इफ दिस इज एनफ और नीड टू ऐड मोर अमाउंट। और जो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन है उस पे भी राय चाहते हैं, और 2030 में ये इंडिया वापस आ जाएंगे, ये इनका प्लान है। हाँ स्वाति जी, पहले तो मैं मैथ्स और कैलकुलेशंस पे आ जाता हूँ मैं। जी। देखिए, उन्होंने क्लियरली बताया कि वो ऑलरेडी करीबन 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है, ओके, और वो 2030 के बाद एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे, तो उनके पास अराउंड 5.5 years है, ओके। सो 1 करोड़ मान लीजिए कि 5 साल के लिए 10% भी अक्यूमुलेट होता है, तो एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर उनके पास करीबन 1 crore 61 lakhs प्री टैक्स पे इकट्ठा हो जा रहे हैं, ओके। नाउ आफ्टर आफ्टर द फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर पे अगर वो 1 crore 61 lakhs पे अगर एसडब्ल्यूपी करते हैं 1 लाख रुपीज की, क्योंकि मुझे उन्होंने क्लियरली टाइम होराइजन नहीं बताया है कि वो कितने साल तक वो एसडब्ल्यूपी करना चाह रहे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो नेक्स्ट 40 years तक, क्योंकि उनका एज करंटली 40 है, तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि फॉर द नेक्स्ट 40 years उन्हें 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर चाहिए, वो कंफर्टेबली एट द सेम 10% वो कंफर्टेबली 1 लाख रुपया निकाल पाएंगे विदाउट द कैपिटल बीइंग हिट। तो उन प्रोवाइडेड मार्केट्स ग्रो एट 10%, मेरे हिसाब से वो 1 लाख रुपीज फॉर द नेक्स्ट 40 years आफ्टर 2030 वो विड्रॉ कर सकेंगे। अभी मैं उनके फंड्स और पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं मैं। देखिए, ओवरऑल तो इक्विटी ओरिएंटेड ही है, तो मेरे हिसाब से रिटर्न्स वाइज तो मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा है, मगर उन्होंने काफी सारे फंड्स एसबीआई और एचडीएफसी में ही कॉन्सेंट्रेट करके रखे। देखिए, हम जब पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, हम प्रोडक्ट लेवल पे नहीं, स्टाइल लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और एएमसी लेवल पे भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर मान लीजिए कि एक ही एएमसी में मैं सब इन्वेस्टमेंट करता हूँ, काफी सारे फंड्स ओवरलैप हो जाते हैं, अंडरलाइंग जो स्टॉक्स रहते हैं वो भी ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, मैं आई अग्री विद द फैक्ट दैट के कैटेगरीज अलग है, मिड कैप स्मॉल कैप अलग है, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी आप
ऐसा नहीं है कि आप लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्सपोजर नहीं ले सकते हो, राइट, मिड कैप में। सो ओवरलैप ऑफ स्टॉक्स के काफी हाई चांसेस है, राइट। स्ट्रैटेजी भी सेम टू सेम हो सकती है। सो मेरे हिसाब से एएमसी अलग अलग रखना इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ओवरऑल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जैसा है वैसा ही रखे वो, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जैसा है वैसा ही रखे, और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, क्योंकि वो इंडेक्स फंड है तो इट विल जस्ट फॉलो द इंडेक्स, तो वो अगर सेम एएमसी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड से निकल के कोई दूसरा फ्लेक्सी कैप फंड में जाए। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जो कि ऑलरेडी एक जायंट मिड कैप हो चुका है, अराउंड 50-60,000 करोड़, और मिड कैप्स में बहुत हाई एयूएम रखने से भी ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस शायद से हिंडर हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी को रिप्लेस करके ईडलवाइज मिड कैप अपॉर्चुनिटी में निवेश करें। और जो एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, जो कि ईएलएसएस फंड है, उसको रिप्लेस करके मेरा एसेट का टैक्स सेवर फंड में आप निवेश करें। तो मेरे ये थोड़े बहुत चेंजेस है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे ठीक लग रहा है, बट एएमसी वाइज डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इनके पास लॉन्ग टर्म इक्विटी है एसबीआई का, और आपने कहा कि उसके बदले मेरे का टैक्स सेवर, बट क्या यस, ईएलएसएस में डालना इनके लिए, मतलब एक तो हमारा बेनिफिट के हिसाब से, और मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अगर आपका बेनिफिट नहीं भी आ रहा है टैक्स का, एटीसी का, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है ईएलएसएस कैटेगरी के तौर पर। या आपकी राय क्या है? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए ईएलएस अल्टीमेटली एक फ्लेक्सी कैप ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, स्वाति करेक्ट, जी, करेक्ट। राइट। और देखिए उस एक और ब्यूटी है, ईएलएसएस लॉक इन प्रोडक्ट है, 3 साल के लिए, तो हम्म। यू आर नॉट टेम्पटेड टू पुल आउट मनी, हम्म। राइट। वो आप एक साइकोलॉजिकली, ये एक साइकोलॉजिकल प्ले भी है। क्या रहता हाँ। है ना कि एक ओपन एंडेड फंड रहता है ना, तो वी गेट टेम्पटेड टू बुक प्रॉफिट, हम्म। कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना हो जाती है जी। अननेसेसरीली। Yeah. मगर कोई भी प्रोडक्ट लॉक इन रहता है, उसमें देखिए डिसएडवांटेजेस भी है, मना नहीं करता हूं मैं, बट हम्म। लुक एट द पॉजिटिव साइड की व्हेन द मनी इज स्टेइंग इन्वेस्टेड, यू आर हम्म। नॉट टेम्पटेड टू पुल आउट योर मनी। सो हम्म। एंड ये जो मैंने जो फंड बताया, मेरा ऐसे का जो टैक्स सेवर फंड है, ब्रिलियंट फंड है, ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड इट हैज शोन वेरी गुड आउट परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इन Yeah. इन कंपैरिजन टू निफ्टी 500 इंडेक्स। तो मेरे हिसाब से अगर ईएलएसएस, अगर मान लीजिए कोई बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है, वो हम्म। ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी कोई बुरी बात नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज और, अभी तो ये निवेश कर दिया है, लेकिन जब एसडब्ल्यूपी की बारी आएगी आज से 6 साल के बाद 2030 में, तब क्या इनको अपना पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसी पोर्टफोलियो से वो एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं? परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्वाति जी, ये इसी पोर्टफोलियो में से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। देखिए, अगर आफ्टर 5 years व्हेन ही बिकम्स 45, क्योंकि देखिए उनके पास स्मॉल कैप फंड नहीं है, ज्यादा करके सब फ्लेक्सी कैप फंड ही है, और हम्म। एक ही मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल उनका इतना हाई रिस्क ऑफ कोर्स की, देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हो, इवन इफ इट इज लार्ज कैप फंड, रिस्क तो है ही है, ओके। हम्म। आप मार्केट अगर गिरेगा तो ड्रॉ डाउन, डबल डिजिट रिटर्न्स का जो ड्रॉ डाउन है वो लार्ज कैप में भी देखने को मिला है, नेगेटिव साइड। बट हम्म। मिड कैप और स्मॉल कैप की तरह इतना सिक्लिकल नहीं होगा, राइट। हम्म। सो उनका मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना हाई एक्सपोजर जी। नहीं है। ओवरऑल हम्म। पोर्टफोलियो इज टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप्स, तो इसमें ही एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा बहुत लार्ज कैप इंडेक्स फंड में कर ले, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में भी कर ले, तो भी एसडब्ल्यूपी करेंगे तो भी मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक और सवाल इनसे जुड़ा हुआ, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की एसडब्ल्यूपी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम 40 साल मान के चल रहे हैं कि ये निकालेंगे पैसे, तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए अगर आज से 10 साल के बाद, या जब भी इन्होंने कैलकुलेट किया उसके बाद, सफिशिएंट नहीं होंगे, तो इनको भी शायद अपना स्टेप अप करना पड़ेगा विथड्रॉल के लिए भी, राइट? अगर हम उस चीज को ख्याल में रखें कि अगर हम 6% या 7% या 10% का स्टेप अप ले रहे हैं, जो हमने पिछले सवाल में देखा था, तो उसके हिसाब से भी क्या ये रकम एनफ होगी? इट डिपेंड्स वो कितना परसेंटेज स्टेप अप करना चाह रहे हैं, हम्म। राइट। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज है, स्वाति जी। या या इन्फ्लेशन एक्चुअली ईट्स अप योर पॉकेट, ओके। या या। और इन्फ्लेशन जो हम हेडलाइन में जो इन्फ्लेशन देखते हैं, वो एक स्टैंडर्ड एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है। देखिए, आपका लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, हम्म। राइट। आपके जो खर्चे रहते हैं वो अलग रहेंगे, मेरे खर्चे अलग रहेंगे। सो
योर इन्फ्लेशन विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई इन्फ्लेशन। हमने देखा है कि देखिए, सिंस ही इज एन एनआरआई, आई डोंट नो वेदर ही फॉल्स इन द एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी, उनका नेटवर्क मुझे पता नहीं है। अगर वो एचएनआई ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो एचएनआई का जो इन्फ्लेशन वो इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 10 to 15%, राइट? सो अगेन इट डिपेंड्स वो कितना परसेंटेज एनुअल स्टेप अप करना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर बाई चांस भी चलो मान लीजिए कि 10% स्टेप अप करते तो शायद से डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 40 years। वो मेरे हिसाब से कैपिटल हिट होने लग जाएगा बिफोर 40 years itself। बट टू बी मोर एक्यूरेट मुझे थोड़ा और डेटा रिक्वायर्ड होगा और मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्वाति जी। राइट। तो सुनील जी, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो और आपको पता है कि हमारा आपसे सवाल क्या है, तो वो डिटेल्स अगर आप हमें भेज देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऋषभ के साथ फिर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगला सवाल आयुष श्रीवास्तव जी का, उम्र है 31 साल, कानपुर में रहते हैं। आयुष जी ने लिखा कि वो 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में पिछले 7 साल से निवेश कर रहे हैं। अभी फिलहाल पोर्टफोलियो 26 लाख पर है। निवेश किया हुआ अमाउंट जो है वो 13.9 लाख है। लास्ट 2 महीने में इन्होंने अपनी एसआईपी की अमाउंट 20 से बढ़ाकर 62 यानी 62,000 कर दी है। मंथली एक्सपेंस अभी फिलहाल 1 लाख का है और आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द सेम आफ्टर 40। ओके, कैन यू टेल मी इफ आई वुड बी एबल टू अचीव इट बेस्ड ऑन माई करेंट फंड्स। आज सवाल सब सिमिलर लाइन पर है एकदम। बंधन फोकस्ड इक्विटी, आईटीआई मल्टी कैप फंड, म्यूरे एसेट टैक्स सेवर, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, सुंदरम मिड कैप। पहले 2,500 इनमें कर रहे थे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को छोड़ के। अब इन्होंने बढ़ा के इसको 5,000 कर दिया है। नहीं, अच्छा, जिसमें बेसिक सब में वो 2,500 कर रहे थे और इक्विटी लिंक मेरे एसेट में ये 5,000 पर मंथ निवेश कर रहे थे। बताएं इनका जो गोल है ये पूरा होगा कि नहीं। सब एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है ना, सबको एक रकम डाल के और पता करना है कि भाई इससे मेरी एसडब्ल्यूपी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी कायदे से। एब्सोल्युटली स्वाति जी। और पहली चीज तो स्वाति जी, ये हमने देखा है काफी सारे लोग दे वांट टू अर्न मनी क्विकली या एंड रिटायर क्विकली आल्सो। हम्म मैं ये थोड़ा सा डिस्करेज क्यों करता हूँ, क्योंकि देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी इतना अच्छा हेल्थ केयर आ गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 100 साल पहले थी उससे तो ज्यादा ही हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। या पहला लिविंग 80 85 90 प्लस भी अभी काफी कंफर्टेबली जा रहे हैं, राइट? सो ये रिटायर अर्ली का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप मुझे प्रोबेबली पहले पूछते तो शायद से अच्छा रहता। बट इन टूडेज टाइम आप 40 साल के बाद अगर रिटायर करके करेंगे क्या आप, हमने इस राइट? पे एक तो वीडियो इट इज बनाया था ऋषभ, तो बहुत लोगों ने इस पे इससे कहा कि हम अग्री करते हैं आपके व्यू से। बहुत लोगों ने कहा कि मजे करेंगे, लेकिन हमें ना मजे की डेफिनेशन नहीं पता है ऋषभ। अभी जब हम लगातार इंगेज रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, हाँ ये खत्म हो जाए तो मैं आराम से अपने मन से जब मन उठूं, जब मन, या फिर योग, 50 तरह की हॉबीज हैं उसको परसू करूं। लेकिन आप 2 दिन ना अपने मन का जो सोचा है वही करके देखिए, 2 दिन या 2 हफ्ते, यू विल गेट बोर्ड ऑफ दैट ऑल्सो। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। एंड लेकिन इट ठीक इज है वेरी अब इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एकदम एक्टिव। एजाइल, या वेरी या एक्टिव, तो ही जिंदगी का मजा उसमें ही है। या बट एनीवेज, ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। जी। सो इट्स नॉट completely राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन एवरीवन, बट that's totally fine. सो कमिंग, पहले तो मैं थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे ही आ जाता हूँ मैं। हम्म देखिए, अज्यूमिंग 10% CAGR रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 9 years, क्योंकि हम्म उनका 10 साल से अभी कम है, तो मैं 2% यूजली 10 years एंड 10 years अबाव होता है, तो मैं 12% के अनुसार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। क्योंकि हम्म 10 साल के नीचे अभी है उनका टाइम होराइजन, तो मैं एक ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 10% CAGR ले रहा हूँ। उनका जो 62,000 SIP जो जो इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हम्म अगर वो 62,000 रुपीज पर मंथ SIP अगर कंटिन्यू करेंगे फॉर द नेक्स्ट 9 years, हम्म प्लस उनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 26 lakhs, हम्म वो करीब करीबन 1,70,00,000 प्री टैक्स वो इकट्ठा कर पा रहे हैं। ओके, अच्छा। आफ्टर 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 9 years। अभी उनका जो वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये
रकम से मैं 1 लाख रुपया पर मंथ में रिडीम कर पाऊंगा, एसडब्ल्यूपी कर पाऊंगा कि नहीं। वो कंफर्टेबली अगेन वो रिटर्न सिमिलर रहते हैं, 10% कंपाउंड पे ही होता है फॉर द नेक्स्ट 40 years। तो वो कंफर्टेबली 1 लाख रुपीज फ्लैट वो पर मंथ रिडीम कर पाएंगे। मगर देखिए, पहले प्रश्न में भी जो मैंने बोला था कि इन्फ्लेशन तो रहता ही है, जी। थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1 लाख विल रिमेन 1 लाख, नहीं, 1 लाख विल ऑफ कोर्स बिकम 1,10,000, 1,20,000 फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो करेक्ट। अगर वो स्टेप अप करेंगे तो शायद से पैसा एग्जॉस्ट होने की चांसेस है काफी जल्दी। बट फॉर द नेक्स्ट 40 years 1 लाख रुपीज फ्लैट तो कंफर्टेबली विड्रॉ कर सकेंगे स्वाति जी। ओके। अभी उनका जो पोर्टफोलियो देख रहा हूं मैं, ओवरऑल नंबर ऑफ फंड्स सही है बट काफी अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो पोर्टफोलियो को रीजिग करे, फंड्स को चेंज करे। मेरा एसेट ईएलएस टैक्स सेवर, जो कि मैंने पहले भी जो पहले भी क्वेश्चन में आंसर जी। दिया था, दैट इज अ ब्रिलियंट फंड। वो उसमें जैसा है वैसा ही रह सकते हैं, मगर बाकी फंड्स में चाहूंगा कि वो चेंज करे। सो मेरे रिकमेंडेशन फंड्स फिलहाल ये है: एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड, और ईडलवाइज मिड कैप फंड। सो ये जो मैंने पोर्टफोलियो बताया, इट इज अ गुड ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू एंड मोमेंटम, राइट। उसमें मैंने स्मॉल कैप जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुके हैं कि बाद में ये ही फंड्स में से वो एसआईपी भी, एसडब्ल्यूपी भी कर सकेंगे। तो ओके। जो स्मॉल कैप फंड मैंने हटा दिया, तो जो सिक्लिकलिटी है हम्म। और वॉलेटिलिटी है वो काफी हद तक पोर्टफोलियो में कम हो जाती है। सो ज्यादा करके मैंने फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज ही दी है और एक ही मैंने मिड कैप फंड दिए, क्योंकि मिड कैप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है लॉन्ग टर्म पे मिड कैप has always outperformed the large cap over a ओके। longer period of time, right? So हम्म। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक किकर चाहिए, एक अल्फा चाहिए, तो मिड कैप एक्सपोजर होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर पोर्टफोलियो इक्वल प्रोपोर्शन में वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये फंड में, तो मेरे हिसाब से ही इज वेरी वेल सॉर्टेड। ऑलराइट। शिवानंद जी का सवाल लेते हैं। उम्र 40 साल है। हावेरी, आई थिंक हावेरी, हावेरी कर्नाटका में कोई जगह है, शहर है, वहां पर रहते हैं। आर्मी से रिटायरमेंट आया हूँ, मेरे पास 30 लाख है, मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। प्लीज हेल्प मी। मुझे 30,000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है। उम्र 40 बता दी इन्होंने। तो बेसिकली 30 लाख रुपए 15 साल के लिए निवेश करने हैं। उसके लिए एक पोर्टफोलियो आप इनको बनाकर अगर दे सके तो। स्वाति जी, पहले तो उन्हें अपना रिस्क एपेटाइट भी नहीं बताया है। ठीक पता है, ही नहीं एक होता टाइम ना होराइजन। ऋषभ। पता है, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये रिस्क एपेटाइट किस बला का नाम है। हमें लगता है कि अच्छा, हम रिस्क लेते हैं। अब हम तो सीधे स्मॉल कैप में सारा एक आए थे ना बीच में पोर्टफोलियोज एकदम 10 में से 8 या 5 या 6 स्मॉल कैप। हमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक है। मुझे उनसे बात करने का मन करता है जब स्मॉल कैप में या बाजार जब गिरता है तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को देखकर। सो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली रिस्क एपेटाइट होती क्या है। तो ये एक्सपेक्ट करना भी ना कि ये बताएं कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली आपने बहुत करेक्टली पुट किया स्वाति जी। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मैं एक बहुत बहुत अच्छा मैं ये उदाहरण भी देता हूँ। मान लीजिए कि कोई 20s और 30s में है, यंग है, तो हम्म। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो जवान हूँ, यंग हूँ, मैं बेझिझक में रिस्क ले सकता हूँ। मगर ऐसा नहीं होता है। देखिए, इवन इफ यू आर इन योर 20s और इन योर 30s ऑल्सो, आप पे जिम्मेदारी कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, राइट, वो भी देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मान लीजिए कि मेरे कंधों पे इन माई 30s मेरी बीवी बच्चों के बहुत जिम्मेदारी है, खर्चे ज्यादा है। तो आई इवन इन माई 30s आई कैन नॉट अफोर्ड टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ रिस्क एक्चुअली, राइट। मैं हम्म। रिस्क तब कभी ले सकता हूँ कि जो पैसा है वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकता हूँ, 15 20 30 साल, राइट। और मुझे वो पैसे की इन दैट पीरियड जरूरत नहीं, तब भी मैं रिस्क ले सकता हूँ। सो हम्म। अलग अलग टाइम, जस्ट बिकॉज आई एम यंग, that doesn't mean I can take risk or I'm eligible to take that much amount of risk. काफी सारे पर्सनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले करते हैं टू एक्चुअली कम डाउन कि आपका रिस्क क्या है। अभी मान लीजिए कोई
कोई 40s और 50s में है, जो कि जो जो शिवानंद जी ऑलरेडी 40 में है, अभी देखिए क्या होता है ना कि एट अ सर्टेन एज सब लोग अनुमान करते हैं कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट मान लीजिए कि मेरे पास अगर अच्छा खासा पैसा है जिससे मेरा खर्चा चल रहा है, तो जो पैसा आइडियल मनी जो बोलते हैं, जो कि मान लीजिए मुझे अनदर इफ आई फील, और आई एम अज्यूमिंग कि मैं कोई भी 60 एज का है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं 80 पकड़ लेता हूँ, तो मेरे पास अच्छा खासा 20 साल है, तो वो पैसा मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ स्वाति जी। या सो रिस्क का जो परिभाषा है, इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एंड इट रियली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो स्वाति जी। एब्सोल्युटली सो रिस्क, अगर आप बाकी कुछ भी ना करें, दो चीज आप गोल भी ना करें तो भी ठीक है, मगर रिस्क और टाइम होराइजन ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जरूर। स्वाति जी। तो अभी मान लीजिए देखिए 15 साल है, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये बंदा के शिवानंद जी रिस्क ले सकते हैं, बट एक्चुअल में ये स्टमक वॉलेटिलिटी कर सकते नहीं कर सकते मुझे भी नहीं पता। सो मैं तीन कैटेगरीज में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी में जाइए। वो इक्विटी और डेट के दोनों हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, अगेन वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और उससे ज्यादा अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में जा सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर उन्हें अल्फा वेल्थ क्रिएशन और अल्फा क्रिएशन है, तो वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के फंड्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग, सो मॉडरेट रिस्क डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, राइट, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो लार्ज कैप, उसके बाद फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, देन मिड कैप्स एंड देन स्मॉल कैप। मेरे हिसाब से ये अगर आप ऑर्डर फॉलो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बट और ये टू 15 लाख अंडरस्टैंड, कितने कितने सारे फंड्स में बांटना होगा इन्हें? 2 फंड्स काफी होंगे या 3 ले ले? अगेन इट रियली डिपेंड्स वो कैसे, पहली बात तो, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स अच्छी तरह से समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये भी देखिए मुझे चलो, नहीं वो पता बहुत है। सारी चीजें हमें पता नहीं है ऋषभ, और अभी पता करने का हमारे पास कोई जरिया भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक अजम्पशन पे चलते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, और रिस्क हम उनको एकदम लेते हैं कि चलिए वो मॉडरेट या कम रिस्क सेफ थोड़ा प्ले करना चाहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम एकदम अलग एंड पे जाके प्ले करते हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं कि यार ये लार्ज कैप और हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन वाला अगर इनके लिए एक पोर्टफोलियो अगर मुझे क्रिएट करना हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? स्वाति जी, बीच वाला मसला एक बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली, इसे हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं। हाँ तो जी। स्वीट स्पॉट प्रोडक्ट्स बेसिकली डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। जी। तो मैं चाहूंगा कि ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये दो में पैसा डिवाइड कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। मॉडरेट रिस्क चाहिए तो अगर उसे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है, या तो मैं चाहूंगा कि सिंपल प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर ले। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स प्लान है, या फिर किसी भी निफ्टी फंड हाउस का। 5। परफेक्ट, यस, किसी भी दो चीज, जब भी आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, हम्म। दो चीज ध्यान में रखें। एक तो ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, राइट, और उसके बाद एक्सपेंस रेशो देखना देखना जरूरी है। एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा, मगर नंबर वन प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन ऑन ट्रैकिंग एरर। अगर ट्रैकिंग एरर कम होगा, मींस कि वो फंड वो इंडेक्स से बहुत ही अच्छी तरह से मिरर कर रहा है, मिमिक कर रहा है। सो नंबर वन ट्रैकिंग एरर, एंड नंबर टू इज एक्सपेंस रेशो। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल हमें जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो अगर आप वो सुन रहे हैं ये वीडियो और आप जानते हैं ये आपके बारे में बात हो रही है तो प्लीज आपका जवाब इस शो में आपको हम दे रहे हैं। उम्र 46 साल है, कर्नाटका में रहते हैं। सवाल ये है कि हर दिन 3,000 की एसआईपी करते हैं, 1 साल पहले शुरू किया है, अभी वैल्यू करीब 7,87,000 7.87 लाख है। पीपीएफ में 27 लाख, एनपीएस में 11 लाख, एफडी में 12 लाख, वर्क ईपीएफ में 27 लाख, और पीपीएफ फिर से लिखा है 8.34 लाख। आई एम डूइंग अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फॉर अंदर 14 years. कैन आई अचीव 5 crore बाय अनदर 15 years विदाउट स्टेप अप? और टेक होम सैलरी 83,000 की है, और 14 साल है रिटायरमेंट में। क्या मैं पहले रिटायर हो सकता हूँ, ये सवाल पूछा है। बहुत कम लोग होते हैं जो डेली एसआईपी करते हैं, मतलब आई डोंट नो मेनी पीपल।
तो बताएं, ये जो हर तरफ इन्होंने इतना सारा पैसा लगा के रखा हुआ है, इससे 5 करोड़ हो जाएंगे इनके 15 साल में? स्वाति जी, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, क्योंकि ये डेली 3,000 कर रहे, मंथली नहीं कर रहे हैं, राइट? डेली थ्री सो थाउजेंड हाँ। ये एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि ये डेली कोई एसआईपी कर रहा है। आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड एनीवन इन माय करियर के जो डेली, हमने हमने वीकली तो सुना है, वीकली हाँ। भी करते हैं, वीकली के एवरी 15 days और समथिंग लाइक दैट, बट ये डेली वाला मैंने पहली टाइम है। सो ठीक है, दैट्स हिज चॉइस ऑफ हाँ। इन्वेस्टमेंट, दैट्स फाइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। देखिए, अगर मैं प्योर मैथ्स पे आ जाता हूँ, 15 साल का उनका जो टाइम फ्रेम है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% CAGR रिटर्न्स इन 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 इक्विटीज, जो वो मैंने मंथली पे कैलकुलेट किया, जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल मोर इजियर ऑल्सो। हम्म। सो अगर वो 1 लाख रुपीज मंथली करते हैं, तो हम्म। करीब करीबन वो 5 करोड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं एट द एंड ऑफ 15 years। 15 ईयर्स, ओके, और सिर्फ एसआईपी से ही यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? SIP, यस यस, इफ ये अगर 12% के अनुसार अगर ग्रो हो गया, तो वो 5 करोड़ 15 साल में वो इकट्ठा कर पा रहे। मगर ये जो 5 करोड़, ये प्री टैक्स फिगर है स्वाति जी, हम्म। ओके, ये पोस्ट टैक्स नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगर वो SIP थोड़ा सा और बढ़ा दे, तो मेरे हिसाब से वो पोस्ट टैक्स भी कंफर्टेबली 5 करोड़ वो अचीव कर पाएंगे। दिस इज नंबर हम्म। 1। नंबर 2, देखिए, उनका जो टेक होम सैलरी है 83,000 है। आई डोंट नो कैसे मैनेज कर रहे हैं टू डू 3,000 SIP पर दे। डे। या। सो आई थिंक थोड़ा सा SIP टॉप अप करेंगे, तो भी वो कंफर्टेबली पोस्ट टैक्स अचीव कर पाएंगे। किन किन के पास क्या होता है ना स्वाति जी, देखिए, लमसम बहुत कम लोगों के पास ऐसे लमसम होता है कि चंक, एक बड़ा चंक जो बोलते हैं ना, क्योंकि हम्म। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो कैटेगरी होते हैं, उनके लाइफ में ज्यादा करके खर्चे ही इतने ज्यादा होते हैं, खर्चे में ज्यादा चले जाते हैं। सो करेक्ट। मैं चाहूंगा कि उनका जो एवरी ईयर अगर कंपनी अगर 5, 10, 15% अगर इंक्रीमेंट करती है, पगार बढ़ाती है, तो वो थोड़ा बहुत इन लाइन ऑफ दैट वो SIP टॉप अप करेंगे, तो भी वो कंफर्टेबली इन्फ्लेशन को भी, क्योंकि देखिए, आज का जो 5 करोड़ है, मुझे पता नहीं है कि ये 5 करोड़ उन्होंने फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट किया कि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। जो हम्म। आज का जो 5 करोड़ है, इट विल नॉट बी द सेम आफ्टर 15 years, यप। या। या। राइट? उससे अगर हम 5-6% कंपाउंड कर दे 15 साल में, तो भी एक अलग ही डबल डिजिट करोड़ में चला जाता है, फिगर चला जाता है, एब्सोल्युटली। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले तो वो 5 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है, उस हिसाब से वो डिसाइड कर ले। जी। जी। सो माई सजेशन इज थोड़ा बहुत टॉप अप करे, हम्म। 5-10% जो भी उनकी क्षमता है, तो हम्म। कंफर्टेबली वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर बीट पाएंगे कर स्वाति जी। पाएंगे, राइट। और फिर बाकी पैसे भी हैं इनके, पीपीएफ में भी ठीक ठाक पैसे हैं, जो 15 साल अगर वहां भी रहेगा पैसा तो वो भी एक कॉर्पस बनेगा। लेकिन एज यू राइटली सेड, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा, जो और बहुत साइलेंट किलर की तरह होता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है, और कैसे वो आपकी परचेजिंग पावर को खाता रहता है धीरे धीरे करके। थैंक यू सो मच ऋषभ, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपसे एक शिकायत है लेकिन मेरी, बताऊं? बोलिए ना स्वाति जी। आप मुस्कुराते बहुत कम है। अरे अभी नेक्स्ट टाइम से ज्यादा मुस्कुराऊंगा मैं। हाँ, मुझे अब बड़े सीरियस सीरियस से रहते हैं, मुझे लगा यार मुस्कुराइए, आराम से बात कीजिए, कोई नहीं, यहाँ पे तो हंस भी सकते हैं खुल के और गप्पे भी मार सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ही यही खूबसूरती है यूट्यूब प्लेटफॉर्म की एक्चुअली, कि यहाँ पर आप गप्पे भी मार सकते हैं बैठ के। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत जल्दी आपसे हम मिलते हैं ऋषभ, कुछ और नए सवालों के साथ और आपके दिलचस्प जवाबों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। चलिए, और इसके साथ ही फिलहाल बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में अभी इतना ही। सवाल आपको कहाँ भेजने हैं आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर वहां नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां सारी डिटेल्स आपकी हमारी मिल जाएंगी। ऋषभ को थैंक यू बोलना एकदम नहीं भूलेंगे आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने में, बहुत एफर्ट जाता है और वक्त देते हैं, और वक्त सबसे कीमती चीज होता है किसी भी इंसान के लिए। सो एटलीस्ट राइट अ थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन। और याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी, और जाने के पहले बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।